हेलो बच्चों, तो आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भूगोल का अध्याय 4 कृषि। कृषि से आप लोग अवगत होंगे। कृषि क्या है, कृषि हम लोग कैसे करते हैं। हम लोग गांव में रहते हैं और गांव में कृषि किस प्रकार से की जाती है, इस चीज़ के बारे में आपको बहुत अच्छी तरह से पता होगा। अगर आप गाँव में रहते हैं तो आपको इस चीज़ के बारे में तो कुछ जानकारी लेने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि आपको ये पहले से पता होगा। तो कृषि की दृष्टि से जो है भारत एक महत्वपूर्ण देश है, क्योंकि सबसे अधिक जो कृषि है वो भारत में ही की जाती है। आखिर भारत की मिट्टी ही इतनी उपजाऊ और इतनी अच्छी है ना, इसलिए इसकी 2/3 जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है। इसकी जो 2/3 जनसंख्या है भारत की, वो जो है कृषि करते हैं। भारत का जो 75% लोग जो हैं वो कृषि करते हैं। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जो हमारे लिए अधिकांश खाद्यान्न उत्पन्न करती है। कृषि क्या है? प्राथमिक क्रिया है। ये क्वेश्चन बहुत बार हमारे एग्जाम्स में आते हैं कि कृषि कैसी क्रिया है, तो हमें लिखना है कि कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जो क्या है, हमारे लिए अधिकांश खाद्यान्न उत्पन्न करती हैं। खाद्यान्नों के अतिरिक्त यह विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल भी पैदा करती हैं। जो विभिन्न उद्योग है उसमें ये कच्चा माल भी पैदा करती है। इसके अतिरिक्त कुछ उत्पादों जैसे चाय, कॉफ़ी, मसाले इत्यादि का भी निर्यात किया जाता है। निर्यात यानी कि उनको हम लोग उगाते हैं, फिर उनको हम लोग जो है हमारे देश से बाहर भेजते हैं या फिर उसको बेचते हैं। ठीक है। अब कृषि के प्रकार। कृषि हमारे देश की प्राचीन आर्थिक क्रिया है। ये प्राचीन है, मतलब ये पुरानी आर्थिक क्रिया है। पुराने लोग भी इसी आर्थिक क्रिया करते थे। पिछले हजारों वर्षों के दौरान भौतिक, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी और सामाजिक सांस्कृतिक रीति रिवाजों के अनुसार खेती करने की विधियों में सार्थक परिवर्तन हुआ है। मतलब क्या हुआ है? जो कृषि हमारे प्राचीन आर्थिक क्रिया है और जो पिछले हजारों वर्ष के दौरान क्या होता है पता है? भौतिक, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी और सामाजिक संस्कृति रीति रिवाजों के अनुसार खेती करने की विधियां में सार्थक परिवर्तन हुए हैं। उसमें क्या है? सार्थक परिवर्तन हुए हैं। ये हजारों वर्ष के दौरान जो हमें पता चला है। किस किस से पता चला है? तो भौतिक, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी और संस्कृति की रीति रिवाजों के अनुसार ये चीज़ है। तो जीवन निर्वाह खेती से लेकर वाणिज्य खेती तक कृषि के अनेक प्रकार हैं। जो जीवन निर्वाह जो है, मतलब हम लोग जीवन जीते हैं, तो खेती से लेकर वाणिज्य खेती तक। वाणिज्य खेती मतलब जो हम लोग बेचते हैं, व्यापार के लिए जो खेती करते हैं उसे वाणिज्य खेती कहते हैं। ठीक है। तो जो जीवन निर्वाह खेती है, जीवन निर्वाह के लिए हम लोग जो खेती करते हैं, यानी कि हम लोग जो खेती करते हैं उसे हम लोग बेचते नहीं है, जो हम स्वयं अपने लिए उत्पन्न करते हैं उसे जीवन निर्वाह खेती करते हैं। और वाणिज्य खेती जिसे व्यापार की खेती करते हैं। तो जीवन निर्वाह खेती से लेकर वाणिज्य खेती तक कृषि के अनेक प्रकार हैं। वर्तमान समय में भारत के विभिन्न भागों में निम्नलिखित प्रकार के कृषि तंत्र अपनाए गए हैं। अब कौन कौन से कृषि तंत्र अपनाए गए हैं? पहला क्या है? जीवन निर्वाह, जीविका निर्वाह कृषि, जो मैंने अभी आपको कहा, जिसे हम लोग उगाते हैं उसको हम लोग उगाते हैं और मतलब अपने लिए कुछ उगाते हैं, ज़्यादा मात्रा में नहीं उगाते, कुछ भाग उगाते हैं, उसे हम लोग स्वयं उसको खाते हैं, उसका उपयोग करते हैं, वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार की कृषि क्या है, भारत के कुछ भागों में अभी भी की जाती है। अधिक भागों में क्या किया जाता है? वाणिज्य खेती की जाती है। जो हम लोग उगाते हैं, व्यापार के लिए बेचते हैं, कुछ अपने लिए रख लेते हैं, बाकी व्यापार के लिए पैसे आ जाते हैं, तो उससे हम लोग बाकी अपने ज़रूरत की आवश्यकताएं खरीद लेते हैं। लेकिन जो है अभी जो है कुछ भागों में ये जो है जीविका निर्वाह कृषि की जाती है। तो प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि भूमि के छोटे टुकड़े पर आदिम कृषि औजारों जैसे लकड़ी के हल, दाव और खुदाई करने वाली छड़ी तथा परिवार अथवा समुदाय श्रम की मदद से की जाती थी। पहले क्या होता था? जो छोटा सा भूमि का टुकड़ा होता है उसी में की जाती है। आदिम कृषि का अर्थ होता है जो पुराने के लोग जो कृषि करते हैं, आदिवासी, ऐसे पुराने जो लोग हैं वो जो कृषि करते थे वो औजारों, वो कौन कौन से औजारों का इस्तेमाल करते हैं? लकड़ी का हल, दाव और खुदाई करने वाली छड़ी। इस तरह से वो अपने परिवार और सामूहिक श्रम से, मतलब अपनों के श्रम से वो जो है उगाते थे। इस प्रकार की कृषि प्राय मानसून, मृदा की प्रकृति, उर्वरकता और फसल उगाने के लिए अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियों की उपयुक्तता पर निर्भर करती है। इस प्रकार की कृषि किस चीज़ पर निर्भर करती है? मानसून, मृदा की प्रकृति, उर्वरकता और फसल उगाने के लिए अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियों की उपयुक्तता पर निर्भर करती है। ठीक है, इतना हमें पता चल गया। आगे देखते हैं। इसे कर्तन दहन प्रणाली यानी कि स्लैश एंड बर्न कृषि, यह कैसी कृषि है? कर्तन
और जो कर्तन और दहन प्रणाली, इसका अर्थ होता है कि हम लोगों ने एक भूमि का टुकड़ा लिया, उसे साफ किया, सारे कचरा जो भी घास फूस थे उसे एक जगह में जुगाड़ कर लिया, उसे हम लोग ने जला दिया। कर्तन, सभी चीज़ को काट के एक जगह में ला के, दहन मतलब जला दिया, प्रणाली मतलब ये जो हमारे प्रणाली है ये, तो इसे हम लोग इंग्लिश से कहते हैं स्लैश एंड बर्न। इससे क्या होती है, जो मिट्टी की जो है उपजाऊ शक्ति है वो थोड़ी सी बढ़ती है, इसे हम लोग जला देते हैं जो घास को, उससे। तो किसान जमीन के टुकड़े साफ करके उन पर अपने परिवारों के भरण पोषण के लिए अनाज व अन्य खाद्य फसलें उगाते हैं। ठीक है, किसान क्या करते हैं, जमीन के टुकड़े को साफ करते हैं और उसमें अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज व अन्य खाद्य फसलें उगाते हैं। जब मृदा की उर्वरकता कम हो जाती है तो किसान उस भूमि के टुकड़े से स्थानांतरित हो जाते हैं। जब जो वो मृदा की जो शक्ति जो है उर्वरकता शक्ति कम होती है तो वो स्थानांतरित हो जाते हैं और कृषि के लिए भूमि का दूसरा टुकड़ा साफ करते हैं और फिर दूसरे टुकड़े पर जाके वहाँ पर फिर भूमि साफ करने लगते हैं। तो कृषि के इस प्रकार के स्थानांतरण से प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा मिट्टी की उर्वरकता शक्ति बढ़ जाती है। जब वे एक जगह से छोड़ के दूसरा जगह जाते हैं तो जिस जगह वो छोड़ चुके हैं वहाँ की जो उर्वरक शक्ति वो वापस लौट आती है। चूँकि किसान उर्वरक अथवा अन्य आधुनिक तकनीकों का प्रयोग नहीं करते, इसलिए इस प्रकार की कृषि में उत्पादकता कम होती है। मतलब ये आधुनिक जो तरीके की जो हमारी उर्वरक है, अन्य जो आधुनिक तकनीक है, उसका प्रयोग जो है किसान नहीं करते हैं, क्योंकि वो तो एक जगह से दूसरी जगह जाके करते हैं, वो अपने हल, लकड़ी का हल, दाव, इस चीज़ का उपयोग करते हैं ना। तो इस कारण से जो है उनकी उत्पादक जो है कम होती है, उसका उत्पाद जो है कम होता है। देश के विभिन्न भागों में इस प्रकार की कृषि को विभिन्न नामों से जाना जाता है। ये जो कर्तन और दहन प्रणाली है इसको जो विभिन्न भागों में विभिन्न नामों से जाना जाता है। जो उत्तर पूर्वी राज्यों असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में झूम कहा जाता है। इस चीज़ को आपको याद रखना है कि असम, मेघालय, मिजोरम में और नागालैंड में, ये 4 जो जगह है, जो राज्य हैं, असम, मेघालय, मिजोरम में, नागालैंड में झूम कहा जाता है। मणिपुर में पामलू, मणिपुर में क्या जाता है, पामलू कहा जाता है। इसी खेती को कर्तन और दहन प्रणाली जो है इसी को कहा जाता है पामलू। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसे दीपा कहा जाता है। अंडमान निकोबार, देखिए अंडमान निकोबार में, और जो है छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में इसे दीपा कहा जाता है। ये देखिए यहाँ पे इस छोटे से जगह पे दिया गया है कि किसे क्या कहा जाता है और किस प्रकार से कहा जाता है। कर्तन दहन प्रणाली कृषि को, इसे जो कहते हैं इसे झूम कहा जाता है, ये याद रखिएगा, झूम कृषि, आप लोग इस चीज़ से अवगत होंगे। कर्तन दहन प्रणाली यानी स्लैश एंड बर्न कृषि को मैक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा, वेनेजुएला में कोनक्यो, ब्राज़ील में रोको, ब्राज़ील ये थोड़ा अटपटा नाम आपको लग रहा है, रोको, अजीब, सारी जगह में अजीब अजीब नाम आपको दिखाई दे रहा होगा। मध्य अफ्रीका में मसेलो, इंडोनेशिया में लदांग और वियतनाम में रे के नाम से जाना जाता है। भारत में भी यह प्रारंभिक किस्म की खेती अनेक नामों से जानी जाती है, जैसे मध्य प्रदेश में बेबर या दहिया, आंध्र प्रदेश में पोंडू अथवा पेंडा, उड़ीसा में पामाडाबी या कोमान या बरिगा, पश्चिम घाट में कुमारी, पश्चिम घाट में देखिए कुमारी कहा जाता है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बालरे या बल्टरे, हिमालयन क्षेत्र में खील और झारखंड में कुरवा, इसके देखिए झारखंड में कुरवा कहा जाता है, और उत्तर पूर्वी प्रदेशों में झूम आदि। देखिए यहाँ पे ये छोटे से घर में यहाँ पे भी कुछ दिया गया है, कुछ कहानी दी हुई है कि रिंझा असम में डिफू के बाहरी क्षेत्र में अपने परिवार के साथ एक गांव में रहती है। वह अपने परिवार के सदस्यों द्वारा एक भूमि के टुकड़े पर उगी वनस्पति को काटकर व जलाकर साफ करते देखकर आनंद का अनुभव करती है। वह प्राय परिवार के सदस्यों के साथ बांस के नालों द्वारा झरने से पानी लाकर अपने खेत को सिंचित करने में सहायता करती है। वह अपने परिवार से लगाव रखती है और जब तक संभव हो यहाँ रहना चाहती है, परंतु इस छोटी बच्ची को अपने खेत से मिट्टी की घटती उर्वरकता के बारे में कुछ भी पता नहीं, जिसके कारण उसके परिवार को अगले वर्ष नए भूमि के टुकड़े की तलाश करनी पड़ती है। ये कहानी आपको कुछ लग रहा होगा ना कि आपने ये कहीं मतलब इस चीज़ को कहीं सुना होगा, ये किस प्रकार की कृषि है।
तो क्या आप बता सकते हैं कि रीजा का परिवार किस प्रकार की कृषि कर रहा है? तो आपको ये तो अभी तक पता चल गया होगा कि इसका परिवार झूम कृषि कर रहा है, क्योंकि वो एक साफ कर रहा है, उसके काट रहा है वो जो गंदी भूमि थी उसको, फिर उसमें उगा रहा है, और फिर जब उसकी उर्वरकता शक्ति कम हो जा रही है तो वो दूसरी जगह में चला जा रहा है। ठीक है। अब गहन निर्वाह कृषि। गहन निर्वाह कृषि क्या है? तो इस प्रकार की जो कृषि है वो उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक हो। तो ये हमें याद रखना है कि गहन जीविका कृषि कहाँ है? जहाँ की जनसंख्या अधिक हो, मतलब यहाँ पर ज़्यादा उत्पादन हो रहा होगा ना, क्योंकि जनसंख्या अधिक है। यह श्रम गहन खेती है, इसमें श्रम अधिक लगता है, जहाँ अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेशों और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। अब हमें चाहिए ज़्यादा, जो उत्पाद हमें ज़्यादा चाहिए तो उसके लिए हमें उसके बीज भी ज़्यादा चाहिए होंगे, उसको सिंचाई भी अच्छी तरह से करनी होगी और ज़्यादा चाहिए, इस कारण से इसमें श्रम भी ज़्यादा लगती है। भूस्वामित्व में विरासत के अधिकार के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी जोतों का आकार छोटा और अलाभकारी होता जा रहा है। इसमें क्या कहा जा रहा है? इसमें कहा जा रहा है कि जो हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी, मान लीजिए एक पिता है, उसका जो 4 बेटे हैं, तो वो अपने खेत को 4 भागों में बांट रहा है, फिर उसके 4 बेटों के और 2-2 बेटे होंगे, तो फिर उनको और छोटे भागों में बांटा जा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है? भूमि के टुकड़े जो धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी छोटा होता जा रहा है और अलाभकारी होता जा रहा है। किसान वैकल्पिक रोजगार ना होने के कारण सीमित भूमि में अधिकतम पैदावार लेने की कोशिश करते हैं, अतः कृषि भूमि पर बहुत अधिक दबाव है। इस कारण से क्या है? कृषि भूमि पर बहुत अधिक दबाव है। अब वाणिज्य कृषि, मैंने आपको कहा वाणिज्य कृषि क्या है, आपको याद होगा थोड़ा थोड़ा कि वाणिज्य कृषि मतलब व्यापार की कृषि। जिस कृषि को हम लोग व्यापार के लिए करते हैं, उसमें जो उत्पादन होता है उसे हम लोग बेचने के लिए करते हैं, इसे वाणिज्य कृषि कहते हैं। इस प्रकार की कृषि के मुख्य लक्षण आधुनिक निवेशों जैसे अधिक पैदावार देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग से उच्च पैदावार प्राप्त करना है। अब हमें जल्दी जल्दी चाहिए, तब तो हम लोग जल्दी जल्दी बेचेंगे, तब तो हमें उससे पैसा आएंगे। तो इसलिए इसमें क्या होता है? आधुनिक निवेश किए जाते हैं इसमें, जैसे कि अधिक पैदावार देने वाले बीज, जो अधिक पैदावार दे ऐसे बीज का उपयोग किया जाता है ताकि वो ज़्यादा जल्दी पैसे कमा सकते हैं, बेच सकते हैं। इसीलिए रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों के प्रयोग और उच्च पैदावार प्राप्त करना है। ठीक है। तो कृषि के वाणिज्यीकरण का स्तर विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग है। उदाहरण के लिए हरियाणा और पंजाब में चावल वाणिज्य की एक फसल है। हरियाणा और पंजाब में क्या है? चावल वाणिज्य की फसल में, तो वहाँ के लोग जो हैं इसे बेचने के लिए उगाते हैं, परंतु उड़ीसा में यह एक जीविका फसल है। माने उड़ीसा में इसका क्या करते हैं? इसे हम लोग उगाते हैं परंतु बेचने के लिए नहीं, स्वयं के लिए उगाते हैं। ठीक है, उड़ीसा में। अब रोपण कृषि भी एक प्रकार की वाणिज्य खेती है। रोपण कृषि क्या है? तो ये क्या है? एक प्रकार की वाणिज्य कृषि है। इसका भी हम लोग उत्पादन इसलिए करते हैं ताकि हम लोग इसे बेच सकते हैं व्यापार के लिए। इस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है। मतलब इसमें क्या होता है कि एक लंबा बहुत बड़ा सा जगह में जो है फसल उगाई जाती है। जैसे कि इसमें आ जाता है हमारा, जैसे कि चाय, कॉफ़ी, ये सब हम लोग एक बार उगाते हैं, तो ऐसा नहीं है ना। जैसे धान हम लोगों ने उगाया, वो 4 महीने में वो उग गया, पक गया, उसे हम लोगों ने काट दिया तो उसका कुछ नहीं। ये ऐसा होता है जो पेड़, जैसे कि चाय एक बार लगा दिया तो ऐसा नहीं 1 वर्ष के अंदर वो समाप्त हो गया, उससे जो है वर्ष रहता है, फिर उसका पत्तियाँ हम लोग लेते हैं, उससे बनाते, जैसे ज़्यादा दिन तक जो उपयोग हो उसे रोपण कृषि कहते हैं। एक बार रोप देने पर उसका हम लोग उपयोग अधिक दिन तक कर सकते हैं, इसे हम लोग रोपण कृषि कहेंगे। ठीक है। तो इस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है। रोपण कृषि उद्योग और कृषि के बीच एक अंतरापृष्ठ है। मतलब ये क्या है? उद्योग और कृषि के बीच एक जो है अंतरापृष्ठ है। रोपण कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है, जो अत्यधिक पूंजी और श्रमिकों की सहायता की जाती है। अत्यधिक पूंजी मतलब इसमें उगाने के लिए भी हमें अधिक पैसा लगता है और श्रमिकों की भी तो सहायता अधिक ही होगी ना। इससे प्राप्त सारा उत्पादन उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। ये जो है कच्चे माल के रूप में उत्पादन में उद्योग में जो है प्रयोग होता है। ठीक है। भारत में चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, केला इत्यादि जो है महत्वपूर्ण रोपण फसलें हैं। जैसे कि हम लोग केला का पेड़ एक बार लगा दिया तो ऐसा तो नहीं है कि वो 1 वर्ष के समाप्त हो गया और एक बार केला होगा उसके बाद वो पेड़ ख़त्म हो गया, अब हमें फिर से पेड़ लगाना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं है। उस पेड़ को जब तक हम लोग काटेंगे नहीं तब तक वो पेड़ रहेगा और वो बहुत ही वर्षों तक हमें फल देगा। ठीक है। तो इस तरह से ये रोपण कृषि है। असम और उत्तरी बंगाल में चाय, कर्नाटक में कॉफ़ी वहाँ की मुख्य रोपण फसलें हैं। असम और उत्तरी बंगाल में क्या है? चाय, कर्नाटक में कॉफ़ी,
वहाँ क्या है, मुख्य रोपण फसलें हैं। क्योंकि रोपण कृषि में उत्पादन बिक्री के लिए होता है, इसलिए इसके विकास में परिवहन और संचार साधन में संबंधित उद्योग और बाजार महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ठीक है, अब शस्य प्रारूप। शस्य प्रारूप क्या है, अब हम लोग आगे जानेंगे। तो अपने भारत की भौतिक विविधताओं और संस्कृतियों की बहुलताओं के संबंध में अध्ययन किया है। ये देश में कृषि पद्धतियों और शस्य प्रारूपों में प्रतिबिंबित होता है। इसमें क्या जाना, जो हमारा भारत है उसमें भौतिक विविधताओं मतलब भौतिक भिन्नताओं, संस्कृतियों की बहुलताओं के संदर्भ में अध्ययन क्या होगा आप लोगों ने। ये देश में कृषि पद्धतियों और शस्य प्रारूपों में प्रतिबिंबित होता है, इसलिए देश में बोई जाने वाली फसलों में अनेक प्रकार के खाद्यान्न और रेशे वाली फसलें, सब्जियां, फल, मसाले इत्यादि शामिल हैं। देश में बोए जाने वाली फसलों में जो है अनेक प्रकार के खाद्यान्न और रेशे वाली फसलें, सब्जियां, फल, मसाले इत्यादि शामिल हैं। भारत में 3 शस्य ऋतुएं हैं। शस्य मतलब क्या होता है, जिसमें हम लोग कुछ उगा सकें, ऐसा समय, ऐसा ऋतु। ठीक है, तो उसे हम लोग शस्य ऋतुएं कहते हैं। तो क्या हो गया, शस्य ऋतुएं क्या है, 3 हैं। पहला रबी, खरीफ और जायद। रबी फसलों को शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोया जाता है। रबी फसल जो ठंडा के दिन में होता है, शीत ऋतु यानी कि ठंडा का दिन, इसे अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोया जाता है। और ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के मध्य काटा जाता है। रबी फसलों को जो है शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर को तो ठंड का बहुत ज़्यादा ठंड रहता है, उस टाइम है ये। अक्टूबर से दिसंबर में इसे बोया जाता है, उसके बीच में बोया जाता है। और ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून, जो है अप्रैल और जून में जो है गर्मी आ जाती है, तो उसमें क्या है, इसे उसके बीच में इसे काटा जाता है। गेहूँ, जौ, मटर, चना और सरसों कुछ मुख्य रबी फसलें हैं। क्या क्या रबी फसलें हैं, गेहूँ, जौ, मटर, चना और सरसों। यद्यपि ये फसलें देश के विस्तृत भाग में बोई जाती हैं, तो ये जो है देश के विस्तृत भाग में बोई जाती हैं फसलें। उत्तर और उत्तरी पश्चिमी राज्य जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश गेहूं और अन्य रबी फसलों के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण राज्य हैं। शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभों में होने वाली वर्षा इन फसलों के अधिक उत्पादन में सहायता होती है। जो रबी फसलों में जो उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण राज्य हैं ये। उसके बाद शीत ऋतु में जो है शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभों और होने वाली जो है वर्षा इन फसलों के लिए अधिक उत्पादन में सहायता है। शीत ऋतु में जो शीत हमें गिरती है वो इस फसलों के लिए जो है महत्वपूर्ण है। वो जो शीत है वो इसमें पानी जो डालते हैं उसका काम करती हैं। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ भागों में हरित क्रांति की सफलता भी उपयुक्त रबी फसलों की वृद्धि में एक महत्वपूर्ण कारक है। खरीफ फसलें देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के आगमन के साथ बोई जाती हैं। जो मानसून आता है उसके साथ जो है इसे बोया जाते हैं और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती हैं और सितंबर अक्टूबर में इसे काटा जाता है। इस ऋतु में बोई जाने वाली मुख्य फसलें हैं चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तूर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन शामिल है। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है, खरीफ फसल है। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र, विशेषकर कोंकण तटीय क्षेत्रों, उत्तर प्रदेश और बिहार में की जाती है। पिछले कुछ वर्षों में चावल पंजाब और हरियाणा में बोई जाने वाली महत्वपूर्ण फसल बन गई है। असम, पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा में धान की 3 फसलें आस, अमन और बोरो बोई जाती हैं। ये चावल के ही नाम हैं। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा और असम में जो है धान को क्या कहा जाता है, ये 3 फसलें में बोई जाती हैं। ये धान के ही नाम है, आस, अमन और बोरो। ठीक है, रबी और खरीफ फसल ऋतुओं के बीच जो रबी और खरीफ फसल है और ऋतुओं के बीच ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसल को जायद कहा जाता है। तो इन दोनों के बीच में जो गर्मी के दिन में बोया जाता है उसे हम लोग जायद फसल कहते हैं। जायद ऋतु में मुख्य तरबूज, खरबूजे, खीरे, सब्जियां और चारे की फसलों की खेती की जाती है। गन्ने की फसल को तैयार होने में लगभग 1 वर्ष लगता है।
गन्ने की फसल जो किसी भी मिट्टी में हम लोग उगा सकते हैं, उसे जो उगाने में जो है 1 वर्ष लगता है। देखिए आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। आप लोगों को मुझे आशा है कि मैंने आप लोगों को जितना समझाया हो आप लोगों को समझ आ गया होगा। उसके आगे हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो उसमें मुख्य फसलें हैं, चावल, गेहूँ, गन्ना, कपास, ये सब जो है मुख्य फसलें कुछ हैं, उनके बारे में हम लोग जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कुछ जो है अखाद्य फसलें जैसे कपास, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। आज जितना जाना आप लोग इसको और एक बार रीड कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आए। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग फुल वीडियो। और हाँ, अगर आप लोग कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।